कौन से मनसुई ग्रह के बारे में हो चुका था, थोड़ा बताइए कोई। सर सूर्य, शुक्र और बृहस्पति। गुरु, सूर्य, शुक्र सूर्य, का, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा का हो गया था। जी जी। बुध बुध और शुक्र का हो गया था। बुध और शुक्र का हो गया, सूर्य और शुक्र का हो गया, ठीक है, और यही सूर्य तीन। और बृहस्पति का हो गया। सूर्य जी और जी सर। बृहस्पति से चंद्रमा का चंद्र- निर्माण होता है। बहुत बढ़िया। हम्म। अब जितने भी ये मनसुई ग्रह होते हैं, इनको आप सिस्टम से नोट कर लीजिए। राहु और केतु दोनों मिलकर के शुक्र का निर्माण करते हैं। राहु और केतु दोनों मिलकर के शुक्र का निर्माण करते हैं। सूर्य और बुध कुंडली में जब एक मिलेंगे तो मंगल को नेक बना देते हैं। मैंने जब आप लोगों को मंगल ग्रह करवाया था तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले कुंडली में चेक कर लो कहीं कुंडली में मंगल बद तो नहीं, क्योंकि ध्यान रहे मंगल बद जो होता है ये गुस्सा जल्दी खा जाता है, एक्शन रिएक्शन जल्दी दे जाता है, जिससे उसके रिलेशनशिप पर बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। इनकी तो कमी बेशक ना हो, इसलिए मंगल को नेक बनाने के लिए ये सबसे बड़ा सिम्टम। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य और बुध एक साथ बैठे होंगे, है ना, ये बात सुनकर के अब समझ में आ रहा है कि वैदिक में जो हमने बुधादित्य योग पढ़ा था और उसके बारे में हम कहते थे कि बुधादित्य योग इंटेलिजेंस का योग है, वो बुधादित्य योग यहाँ सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा हो उनकी जन्म पत्रिका में मंगल नेक हो जाता है। और एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आप बुधादित्य योग को देखते हो तो उस बुधादित्य योग की स्ट्रेंथ भी देखना। ये चीज लाल किताब में भी समझ में आएगा, क्योंकि जितना मजबूत बुधादित्य योग बनेगा उतना ही ज्यादा वो मंगल को नेक बनाता हुआ चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल बद बेशक धन में कमी पैदा ना करे इतनी ज्यादा, पर अपने खुद के मन के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए, अपने मित्रों के लिए कई बार समस्या वाला मामला बना बैठता है। जाने अनजाने में दिल का साफ होता है पर हो जाता है। अब जितना भी ये कॉम्बिनेशन भ्रष्ट होता चला जाएगा उतना ही जब मंगल की खराबियां होंगी तो खराबियों को संभालने वाली ताकत कुंडली से गायब होगी। तो हमने देखा होगा कि जिन लोगों का मंगल बद हो जाता है वो लोग लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, मार पिटाई इत्यादि में शामिल हो जाते हैं। इवन आपको एक बात चल गई तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति आए आपके पास और कहे कि मुझे नॉन वेज की दुकान खोलनी है, यानी खाना बनाऊंगा, मैं होटल खोलूंगा या रेस्टोरेंट खोलूंगा और वहां पे नॉन वेज का काम करूंगा, तो सबसे पहले उसकी कुंडली में देखिए मंगल बद है कि मंगल अच्छा है। मंगल अच्छा वाला ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता इन कामों में। उसका मंगल चाहे थोड़ा बद हो चाहे ज्यादा बद हो, पद थोड़ा बहुत जरूर होना चाहिए। और उसके जो मंगल का मैंने बताया था वो सारे सूत्रों को अप्लाई करना है कि मंगल चौथे में तो नहीं, मंगल आठवें में तो नहीं, मंगल केतु के साथ तो नहीं, केतु आठवें घर में तो नहीं, बुध आठवें घर में तो नहीं। सब चीजें देखनी है आप। कुछ हद तक मंगल उसका बद होगा तो वो ऐसे नॉनवेज के काम में ज्यादा आगे सही तरीके से चला पाएगा। अदरवाइज वो अगर रेस्टोरेंट खोले और उसका मंगल नेक हो तो उसे कहे भाई सिंपल खान पान का, वेजिटेरियन फूड का ही खाना तेरे को ज्यादा सूट करता, वो ज्यादा बेटर काम है। बात को तो ये कुछ चीजें लाल किताब आपको बीच बीच में बड़े अच्छे से समझाती चली जाएगी, इसको समझना है। लाल किताब की एक खासियत ये भी है कि लाल किताब के से चीजों को समझना बहुत आसान होता है अगर हम उसको सिस्टमेटिक वे से सही ढंग से याद कर लें। और लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो लॉजिक को समझने से आपकी बहुत सारी चीजें, फिर आपको ये रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
शुरू में मैं कहता था ना थोड़ा सा याद कर लो, उस शुरुआत के लिए, पर जब आप लॉजिक समझ जाओगे फिर कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। इसी प्रकार से अगर सूर्य और शनि अगर एक साथ बैठ जाएं कुंडली में तो ये मंगल को बद बना देते हैं। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपने इसमें स्थान परिवर्तन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि शनि किसी व्यक्ति की पंचम भाव में बैठ जाए और सूर्य दसम भाव में बैठ जाए तो स्थान परिवर्तन हो गया ना। शनि जो है, जो कि 10वें घर का मालिक था, वो 5वें में आ गया। 5वां किसका मालिक है? सूर्य। सूर्य है 5वें घर का मालिक, और सूर्य चला गया शनि के घर में, यानी शनि ने सूर्य का घर पकड़ लिया और सूर्य ने शनि का घर पकड़ लिया, इससे स्थान परिवर्तन। तो ये एक प्रकार की युति बन गई है, तो वही खेल इसमें चल जाएगा। तो ऐसे में भी आपने मंगल को समझना है कि भाई ये मंगल बद कर दिया इसने। सूर्य शनि कॉम्बिनेशन, केवल यही नहीं देखना कि सूर्य शनि साथ बैठे, अगर इस तरीके का भी कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है तो भी मंगल बद हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं परीक्षण के दौरान, है ना। पर हाँ, इसमें वो वैदिक वाले वैसे नहीं चलेगा कि किस भाव का स्वामी कहाँ चला गया और उसका लॉर्ड उसमें आ गया, वो उस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है बात को। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला नोट करेंगे आप, राहु और बृहस्पति। राहु और बृहस्पति अगर एक साथ बैठे हों, जिसे आप लोग गुरु चंडाल दोष बोलते हैं, राहु और बृहस्पति एक हो जाएंगे तो बुध बन जाता है। राहु और बृहस्पति एक साथ होंगे तो बुध बन जाएगा। अब यहाँ हमें बड़ी सावधानी रखनी क्या है कि एक तरफ अभी तक हमने पढ़ा कि राहु और बृहस्पति बनेंगे, इकट्ठा होंगे तो वो जो है गुरु चंडाल दोष बन जाएगा। और अब हम यहाँ पर बता रहे हैं अगर ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो बुध बन जाएगा। बुध का तात्पर्य चालाकियों से है, समझदारी से है, इंटेलिजेंस से है। पर ये वो वाला बुध की बात चल रही है जो बुध केवल अपने स्वार्थ को देखता है। बुध केवल अपने स्वार्थ को देखता है, इसलिए कई बार बुध ग्रह को स्वार्थी ग्रह भी कहा जाता है, कनिंग प्लैनेट भी कह दो। कि सामने वाले का कितना भी नुकसान हो जाओ उस बात की कोई परवाह नहीं, तो अपना फायदा होना चाहिए, चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए, हमेशा अपने ही फायदे के लिए ऐसा व्यक्ति सोचता चला। पर अब हमने ये देखना है कि कुंडली में बुध के हालात कैसे हैं। बुध जितना उम्दा होगा उतना ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, समझदार तो हो जाएगा, पर इतना खराब नहीं होगा कि दूसरे का नुकसान करवा दे। हाँ, अपने फायदे की तो सोचता ही है। बुध की मेंटेलिटी अपने ही फायदे को फोकस में रख करके ही, यानी उसकी सारी विचारधारा अपने ही फायदे को रख करके ही चारों तरफ घूमती रहती है। तो आगे से कहीं पर राहु और बृहस्पति को आप देखें तो समझ लेना यहाँ पे नकली जो है बुध बना हुआ है। और इसका एक मतलब और भी होता है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि उस व्यक्ति के पास दो दो बुध हो गए, है ना। अगर एक बुध पिट भी जाए किसी कारण से तो दूसरा बुध है, यानी कि चालाकियों वाला मामला उस व्यक्ति के पास खास तौर से है। अब यहाँ पे यही ध्यान रखना, अगर किसी भी तरीके से चाहे राहु बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन जाए, राहु बृहस्पति का अगर दृष्टि संबंध बन जाए तो भी ये चीज मानी जाएगी। तो उसका बुध कैसा माना जाएगा? चालाकियों वाला बुध माना जाएगा। फाइनेंस को ऐसा व्यक्ति दांत से पकड़ के रखता है, एक प्रकार का मुनीम जी टाइप व्यक्ति हो, लिखत पढ़त में बहुत यकीन करने वाला। बस उसके साथ समस्या यही है कि गुरु खराब हो जाएगा, उसका गुरु खराब हो जाता है। शनि ग्रह के बारे में अब मैं शनि के बारे में बता रहा हूं। यदि शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ आ जाए, शुक्र और बृहस्पति के मिलने से शनि का निर्माण होगा। ऐसे में ये ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति का सपोज करो 7वें भाव में शनि बैठा है तो उच्च का शनि हो गया एक प्रकार से, क्योंकि लाल किताब के हिसाब से तुला राशि सप्तम भाव, उच्च का शनि सप्तम भाव में। और
गुरु और शुक्र ये दो ग्रह भी इकट्ठे बैठे हुए हैं उस व्यक्ति की कुंडली में, तो शनि क्या हो गए, दो हो गए उसके पास। तो दूसरा शनि यानी असली शनि तो है वो भी बहुत उम्दा है, और जो दूसरे वाला मिला है, मनसुई जो मिला है, मसनुई जो मिला है, वो भी बड़ी, वो भी उसको एक और मिल गया एक्स्ट्रा। तो शनि की पावर कई गुना मल्टीप्लाई हो गई। तो आप आंख बंद करके उसको शनि के कामों की तरफ भेज दो और उसको साफ स्पष्ट मना कर दो कि शनि से रिलेटेड कोई भी दान पुण्य ना करे। प्रिकॉशंस दे सकते, सावधानियां दे सकते कि क्या करें और क्या ना करें। अगर शुक्र और बृहस्पति के मिलन से जो शनि बनेगा वो केतु स्वभाव होगा। केतु स्वभाव आपको समझना होगा कि उम्दा किस्म का, कैसा, जो त्यागी हो। मैंने बताया था ना केतु के दो रूप, अच्छी सोच वाला होगा, त्यागी होगा, बड़ी सोच वाला होगा, यानी थोड़ा बांटने में यकीन रखता होगा, सबको बांटने वाला होगा। बुध और मंगल के मिलन से, बुध और मंगल के मिलन से भी शनि बनता है, और ये जो शनि बनेगा ये राहु के स्वभाव जैसा होगा। अब राहु का स्वभाव आप जानते ही हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो देखिएगा मेरे राहु का, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में मिलेगा कि राहु का स्वभाव किस तरह का। एक प्रकार से वो चालाकियां, षड्यंत्र और ये सब चीजों में भी वो उस्ताद रहता है। कूटनीति बनाने वाला, प्लानिंग बनाने वाला, स्ट्रैटेजी बनाने वाला, दूसरे को फंसाने वाला, मतलब वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, आगे बढ़ेंगे हम। मंगल और शनि की यदि युति हो जाए, कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठ जाएं, तो इससे राहु बनता है। मंगल और शनि यदि एक साथ बैठ जाएंगे तो इससे राहु बनता है, और जो राहु बनेगा वो उच्च राहु माना जाएगा। ये आपने लिखा है केतु प्लस, समझा नहीं, राहु प्लस केतु लिखवाया होगा जहां शुक्र बनता होगा। किसी ने व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज किया है। मंगल शनि कहीं पर इकट्ठे मिल जाएं कुंडली में तो राहु बनेगा, और राहु उच्च वाला राहु माना जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कमाल क्या होगा, अगर राहु खराब हो, यानी कि ओरिजिनल राहु खराब हो और मंगल शनि मिल जाए, तो उसको एक उच्च राहु अलग से मिल गया। तो वो जो खराब हो गया ओरिजिनल वाला, उसका फर्क नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति के जीवन में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। लाल किताब ही ये कंसेप्ट देती है कि एक के साथ एक मिलता है अगर कॉम्बिनेशन सही सही बन जाए तो, यानी कि एक ओरिजिनल प्लेनेट और एक डुप्लीकेट प्लेनेट, उसकी कॉपी। तो अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे का साथ वो बखूबी ले सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है, पिछले बार भी एग्जाम्पल दिया था, सूर्य और शुक्र से बृहस्पति बनता है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शुक्र चौथे भाव में बन जाएगा तो क्या होगा, वहां पे बृहस्पति बन गया, तो बृहस्पति चौथे भाव में क्या रहेगा, उच्च का हो जाता है। अब उसका बृहस्पति मान लीजिए कहीं गड़बड़ भी हो गया, जो ओरिजिनल बृहस्पति है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा बृहस्पति है, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके वो अपनी शिक्षा को बढ़ा सकता है, अपने अध्यात्म को बढ़ा सकता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा सकता है, वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। सावधानियां वही रखनी पड़ेंगी बस, कि अब उच्च का जो गुरु जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है उसको किसी भी रूप से खराब नहीं होने देना है। लाल किताब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रूप से कहती है, देखो चाहे आपके पास बनावटी ग्रह है चाहे आपके पास ओरिजिनल ग्रह है, पर जो चीजें ग्रह को पसंद नहीं है, जो काम उस ग्रह को पसंद नहीं है, अगर फिर भी आप करते चले जाओगे तो भाई फिर वो कोई सा भी काम नहीं आएगा। और लाल किताब में बार बार एक चीज रिपीटेड रूप से आएगी सावधानियों में, कि आपको अपने करेक्टर को सही बना के रखना है,
आपको अपनी सोच को सही बना करके रखना है। ये कुछ कॉमन से सावधानियां हैं जिसको लाल किताब बहुत ज्यादा महत्व देती है। समझ गए बात को? सिंपल है। अगर सूर्य शनि एक साथ मिल जाएं तो भी राहु का निर्माण होता है। अब देखिए सूर्य शनि दोबारा आया ये फिर से। पहले जब सूर्य शनि मिला था तो मंगल को बद कर दिया था, तो इसका मतलब दोनों ही काम होंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि एक ही खाने में आ जाता है, एक ही हाउस में आ जाता है, तो ये मानना है उसका जो ये राहु, इससे राहु बनेगा और ये राहु नीच के समान होगा। इससे मंगल बद भी हो जाएगा। और जब शुक्र ग्रह को याद करो, मैंने क्या कहा था, जब सूर्य शनि एक साथ होंगे तो शुक्र की मौत हो जाएगी, यानी कि शुक्र मारा जाएगा, शुक्र अपनी पावर लूज कर जाएगा, तो शुक्र भी कमजोर। इवन उस व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र उच्च का भी हो तो भी उसको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए वैदिक ज्योतिष में भी आप ये चीज बड़ा ध्यान रखना। बेशक वहां पर ये रूल मैंने कई बार अपना के देखा है, हमेशा सटीकता से इसके अनुसार, चाहे उस व्यक्ति का शुक्र उच्च का ही क्यों ना हो, सूर्य शनि अगर साथ बैठ गए तो उसकी घर गृहस्थी में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, शादी में बहुत बड़ी समस्याएं, और या पत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब होता है। कभी कभी तो आयु के ऊपर भी असर डालता है, पत्नी की आयु, उनकी आयु नहीं, पत्नी की आयु पर असर डालता है। तो अब हम यहाँ पे समझे, मंगल शनि एक मिलेंगे तो भी राहु ही बनेगा, पर मंगल राहु उच्च बन जाएगा, और सूर्य शनि एक साथ आ गए तो भी राहु ही बनेगा, पर ये नीच वाला राहु बनेगा। और नीच वाले राहु का एक सिंपल सा मतलब है कि उस व्यक्ति में तामसिकता के गुण बढ़ जाएंगे, तमस के गुण बढ़ जाएंगे। अब है, यदि कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ हो, अब आपको वैदिक के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कि शुक्र शनि जब एक साथ होते हैं तो हम वैदिक में कहते हैं यार अच्छी बात नहीं हुई। क्यों अच्छी नहीं हुई? हम कहते हैं मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात नहीं हुई। वैसे सब कुछ ठीक है, क्योंकि शुक्र और शनि के दोनों के एक साथ बैठने से केतु हो तैयार होता है, और उच्च का केतु तैयार होता है। जब भी लाल किताब में उच्च के केतु की बात आए या उम्दा केतु की बात आए तो ये समझ लेना वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर बड़ा अग्रसर होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा, त्यागी होगा, माया की तरफ ज्यादा विशेष माया के पीछे भागने वाला नहीं होगा, सभी का भला करता हुआ चलेगा। यही बात जो है धर्म पत्नी को अखर जाती है। सभी का भला करेगा क्या मतलब है? हम है ना, हमारा भला करो, सभी का क्या मतलब? नहीं है तो उसके लिए तो पति और पत्नी और बच्चे, और कोई अदर तो होता नहीं है। और वो कहता है पत्नी और बच्चे साइड में, बाकी सब मेरे हैं, तो उसके साथ समस्या बन जाती है। तो साधु स्वभाव होना भी कई बार श्रीमती जी को अखर जाता है। साधु संत ये सब बनना भी, तो फिर प्रश्न उठता है विवाह क्यों किया था? पहले तो इस साल का, इस बात का जवाब, और वो जो भी आंसर दे ले वो मान्य नहीं होगा उसका आंसर। तो इसलिए शुक्र और शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं तो मामला अच्छा, सिर्फ सिर्फ मैरिज लाइफ। बाकी केतु के अच्छे होने से और क्या क्या फायदे होते हैं वो आपको बताया ही मैंने। संतान उनकी उम्दा हो जाएगी, संतान बहुत अच्छी होगी, संतान बड़ा काम मानेगी, यात्राएं जितनी यात्रा करेगा व्यक्ति सफल यात्राएं होगी, यात्राओं में उसको बड़ा फायदा होगा, जॉइंट्स पेन वगैरह की शिकायत नहीं होगी, पाँव में दर्द तकलीफें नहीं होंगी उनके, और उनको हमेशा लगेगा जो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से मान ली जाती। मैक्सिमम लोगों की समस्या क्या है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं मानते भगवान, मंदिर रोज जाते हैं पर सुनवाई नहीं होती हमारी। अब एक कॉम्बिनेशन और है चंद्रमा और शनि का, जिसे हम विष दोष बोलते हैं। शनि और चंद्र जब भी कुंडली में एक साथ मिल जाते हैं, भाई मेरे पास क्यों लगा दिया आशुतोष, बंद कर इसे, ना गलती मत कर। शनि और चंद्रमा जब एक साथ मिल जाते हैं तो भी केतु का निर्माण होता है, पर ये नीच केतु। अब यहाँ सावधानी बरतने वाली बात है, क्योंकि अब केतु खराब होगा तो ज्वाइंट्स में दर्द की शिकायत उनको रहेगी,
संतान का, खास करके पुत्र संतान के सुख में कमी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर पुत्र हुआ तो बात नहीं सुनेगा, बात नहीं मान के देगा उसकी, ये एक उसके साथ समस्या रहेगी। बार बार पेट के ऑपरेशंस होने के चांस बढ़ जाए, और कईयों को तो मैंने यहाँ तक देखा 3-3 4-4 बार पेट के ऑपरेशन हो जाते। कुत्ते तो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं, और कांटे वगैरह मानते नहीं। और ये भी बात है, जिनका केतु उम्दा होता है उनको कुत्ता पीछे पड़ भी जाए पर काटता नहीं, बचाव हो जाता है, कोई ना कोई खुदा का बच्चा आ ही जाता है बचाने उसको। ये मनसुई ग्रह का कंसेप्ट, इसको आपको मैंने पिछली क्लास में बड़ा डिटेल से भी समझाया था कि किस तरह से मनसुई ग्रह का आप इस्तेमाल कर सकते, किस तरह से ग्रह को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो सिंगल ग्रह, दो से मिलकर के जो सिंगल ग्रह बनता है, अगर वो अकेला भी बैठा है तो उसके अंदर आपने समझना इसमें 2 ग्रह समाये हुए हैं, और जिस हाउस में बैठा है वहां पर भी उनको अप्लाई करके देखना है। वैसे तो अगर हम एक एक कॉम्बिनेशंस को मैं करवाऊंगा तो ये बहुत लंबा कोर्स पड़ जाएगा। तो मैंने पहले इसके ऊपर बहुत विचार किया, तो अब समझ में आता है। इसके लिए एक अलग सेशन हम लोग शुरू करेंगे, जिसके अंदर जो लोग लाल किताब की प्रॉपर रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग उसको ज्वाइन करेंगे, और उनकी हम क्लास चलाएंगे। और लाल किताब को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिक का मतलब तो अब भी करवाया है, पर उसको हम डिटेल से जानकारी देंगे। डिटेल का मतलब होता है जैसे कि गुरु पहले घर में हो तो क्या हो, दूसरे में होगा तो क्या होगा, उसके उपाय क्या होंगे, साथ में लॉजिक। जैसे बुध चौथे भाव में बैठा हो तो कहते हैं घर में तोता नहीं पालना चाहिए। अब क्यों नहीं पालना चाहिए भाई? क्योंकि बुध चौथे में बैठेगा तो मंगल को खराब कर। अब वो बुध क्या है, तोता क्या है, बुध की चीज है। यानी घर में बुध की चीज ज्यादा लेकर के आओगे तो मंगल उतना ही खराब होता चला जाए। तो ऐसे लॉजिक के साथ बताना, रेमेडीज में भी लॉजिक बताना, वो सब चीज हम उस सीरीज में करेंगे। हर ग्रह को 12 भाव में करना, किस ग्रह को किस भाव में पहुंचाना, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, ग्रामर क्या होनी चाहिए, और ग्रामर की डिटेल के साथ उसका लॉजिक वो भी समझा, ये हम करते चलेंगे। जितना इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है वो भी समझदार आदमी के लिए बहुत बहुत एनफ है। अगर केवल मेरे ये वीडियो भी आप देखते रहोगे तो भी आपके पास ऐसा कोई सूत्र नहीं बचेगा जो मैंने ना करवा, मतलब मैं वो पूरे करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और अगर फिर भी किसी को होता है कि भाई मुझे तो और भी डिटेल में करना है, बहुत डीप में जा करके करना है, प्रेडिक्शंस कैसे की जाती हैं, प्रेडिक्शन करते हुए भी सीखना है। जैसे हम लोग एक सेशन चलाते थे प्रैक्टिस विद गुरुजी, उसमें हम एग्जाम्पल कुंडलियों को ही लेके चलते थे। तो ये जो हम आगे सेशन चलाएंगे इसमें भी एग्जाम्पल कुंडलियां ही ली जाएंगी, आप ही लोगों से कुंडलियां मांगी जाएंगी। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो तो बदलता नहीं है, मैं कुंडलियां अपनी तरफ से कम ही लेकर के आता हूँ, आप ही लोगों से ले लेता हूँ। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि आप ही लोगों से ली गई कुंडलियां, और उसको मैं बताता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाए। और लाल किताब में और भी आनंद आएगा क्योंकि सिम्टम्स आएंगे, है ना? तो आप मैच कर पाओगे कि कितने ज्यादा सिम्टम्स मिलते हैं। क्योंकि लाल किताब हमेशा एक चीज बार बार कहती है कि बेशक आप कितना अच्छा डायग्नोज कर लें, पर आपको सिम्टम जरूर मिलाने हैं। सिम्टम नहीं मिले तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी दोबारा से चेक करो आपने गलत डायग्नोज तो नहीं कर लिया है, कहीं ऐसे ही अपने करके खड़े हो गए। जैसे मैंने बताया भी था शायद पीछे कि अगर किसी व्यक्ति के लगन में गुरु बैठा हुआ है, अब लाल किताब के अनुसार तो लगन में अगर गुरु बैठा हो वो शुभ भी हो सकता है, वो अशुभ भी हो सकता है। अगर दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव में
राहु बुध या शुक्र बैठे हैं तो बेशक वो पहले में बैठा हो गुरु, तो वो अशुभता की तरफ माना जाएगा। पर अशुभ कितना हुआ इसको चेक करने के लिए सिम्टम मिलाने पड़ेंगे। उनसे पूछिए कि भाई तुम्हारे सारे घर में पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं, तुम ग्रेजुएट हो के नहीं, तुम्हारे पास प्रोफेशनल कोई डिग्री है कि नहीं, क्योंकि लगन पे गुरु बैठा है और अगर उसके पास प्रोफेशनल डिग्री जब तक नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा कामयाबी के साथ काम नहीं कर पाता। तो उसको प्रोफेशनल डिग्री लेने का जो है आप उसको सलाह दीजिए। जैसे ही प्रोफेशनल डिग्री लेकर के वो काम करेगा उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगेगा। बिना डिग्री के अगर वो काम करेगा तो उसको फायदा इतना नहीं होगा। और अगर वो डिग्री किसी गोल्डन फ्रेम वाले फ्रेम में लगा करके अच्छे से है और अपने पूर्व दिशा की तरफ चिपका देगा उस डिग्री को, है तो देखिए कमाल होगा, बहुत बढ़िया। अब इसका आप पूछेंगे लॉजिक क्या है? लॉजिक भाई, सूरज जो है पहले घर में उच्च का हो जाता है। आपको जो डिग्री मिली है वो आपने सूरज की दिशा में चिपका दी। और गुरु, गोल्डन फ्रेम क्यों लिया हमने? क्योंकि वहां पर गुरु है, गुरु की चमक को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ऐसे लॉजिक जो है आपको अगर रेमेडीज के समझने होंगे तो भी हम उस सेशन में करवाएंगे। तो हमने लक्षण मिला दिए। अब एक आदमी कहता है जी मेरा गुरु बहुत बढ़िया है, मेरा गुरु जो है ना पांचवें घर में बैठा है, या मेरा गुरु चौथे घर में बैठा है, या गुरु नौवें घर में बैठा है, उम्दा बैठा है, तो आप उसके लक्षण जरूर मिलाइए। जितना भी उम्दा गुरु होगा, उम्दा गुरु वाले का एक तो बड़ा अच्छा लक्षण मैं बता देता हूँ, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होने के चांस 80 to 90% है। ये ध्यान रखना। आप पूछना भाई तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव है? हाँ जी बी पॉजिटिव है, मतलब गुरु सही काम कर रहा है उसका, मतलब तो बाय बर्थ होता है, यानी कि बचपन से ही उसका बाय बर्थ ही उसका गुरु उम्दा किस्म का है। और उम्दा जो गुरु होता है उसकी एजुकेशन में कहीं बाधा नहीं आती, वो रेगुलर स्टडी करता है, जब तक पढ़ना चाहता है जब तक पढ़ता है। उत्तम स्तर के टीचर मिलते हैं, उत्तम स्तर के स्कूल कॉलेज मिलते हैं। और यदि जीवन के किसी पड़ाव पर आकर के उन्होंने डिग्री टुकड़ों में की है, जैसे कई बार +2 कर ली फिर फेल हो गए, फिर थोड़े से रुके, फिर ग्रेजुएशन में ले लिया, फिर वो कुछ काम करने लग गए, फिर उन्होंने कुछ और चीज पढ़ना शुरू कर दिया। अगर टुकड़ों में, ये भी निशानी इसी बात की भाई गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं परेशानी में आया है। और कई बार तो लोग डिग्री को भी पूरा नहीं कर पाते, इसका मतलब गुरु उम्दा उनका कुंडली में नहीं बैठा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो आप लक्षण मिलाते चले जाएं। जितना उम्दा गुरु वाला व्यक्ति होगा उसके घर के परिवार वाले सारे के सारे बड़े पढ़े लिखे, पूरा परिवार ही पढ़ा लिखों का परिवार हो, और मैक्सिमम चांस है सब ग्रेजुएशन से ऊपर होंगे। जैसे मम्मी पापा भाई बहन सब अच्छे उम्दा स्तर के उनको मिलेंगे। हाँ, अगर भाई कम पढ़ा लिखा हो तो फिर मंगल को चेक कर लेना, मंगल गड़बड़ हुआ तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, बुध गड़बड़ हुआ तो फिर बहन कम पढ़ी लिखी मिल सकती है, या उसकी पढ़ाई में भी दिक्कत आई हो सकती है। वो सब चीजें रिलेटिवली मिला करके चलो। तो लक्षण ऐसे मिलाने हैं, जितना उम्दा गुरु मिलेगा व्यक्ति उतना ही चांस है कि प्योर वेजिटेरियन होगा, बहुत ही प्राकृतिक खाने यानी कि फूल फल ये सब खा करके ज्यादा खुश होगा, बजाय उल्टी सीधी जंक फूड को अवॉइड करें। कॉफी का टेस्ट उसको डेवलप नहीं होगा। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल काम में आने वाली चीजें होंगी, या जो ऐसा फूड जो बाहर का विदेशी खाना है मुझे कोई कहीं ये कोरियन फूड है ये खा लो, बेशक वो वेजिटेरियन होगा पर उसको आनंद नहीं है, उसको अपना लोकल फूड का सबसे ज्यादा आनंद आए। लोकल फूड का शौकीन हो, गुरु के उम्दा होने की निशानी है। छोटी छोटी चीजों से आप पकड़ पाएंगे। और उस व्यक्ति से जरूर पूछिएगा क्या ये सब चीजें हैं। अगर लक्षण मैच कर रहे हैं, आपका डायग्नोज मैच कर रहा है, तो मान लीजिए हाँ भाई ये गुरु बहुत ही अच्छा है।
इवन उल्टा ले लीजिए, अगर गुरु आपको लग रहा है डायग्नोज में प्रॉब्लमेटिक है पर लक्षण सारे गुरु पॉजिटिव होने के दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब दोबारा चेक कीजिए, आपसे गलती हुई है डायग्नोज करने में। आप चेक कीजिए कि गुरु इसका उम्दा ही मिले, वो गलती नहीं हो, इसलिए लक्षण मिलाने जरूरी है। जैसे होम्योपैथी में कहते हैं ना, डायग्नोज करो पर लक्षण भी मिलाओ बीमारी के, अगर वो लक्षण मैच कर रहे हैं तो दवा दीजिए, इस प्रकार से। हाँ मंजीत जी के कुछ कह रहे हैं आप, हैंड रेज किया हुआ काफी देर से। गुरुजी मैं बस ये पूछ रहा था, जैसे आपने शुरू में ही बताया था, एग्जांपल दिया था, सूर्य और बुध इकट्ठे हो तो नेक मंगल हो जाता है ना? बट ये एक तो पहली बात, ये दृष्टि, युतियां और स्थान परिवर्तन, ये वाले लॉजिक सब अप्लाई होंगे, है ना? सब अप्लाई होते हैं पर वो वाले नहीं जो हमारे वैदिक में है। वैदिक में जैसे कर्क लगन है, और हाँ। कर्क लगन में सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन बनेगा? सूर्य बनेगा। अब सूर्य बैठ जाए मान लो सप्तम भाव में, जी। और सप्तम भाव का स्वामी शनि बन गया, तो शनि चला गया सेकंड हाउस में, तो वैदिक के हिसाब से ये स्थान परिवर्तन हो गया। ओके। अच्छा बुरे की उसमें नहीं जा रहे, स्थान परिवर्तन हो गया वैदिक के हिसाब से, पर लाल किताब के हिसाब से नहीं। ओके, अब इसी वाले एग्जांपल में क्योंकि गुरुजी, लाल किताब के हिसाब से दूसरा भाव भी शुक्र का है और सातवां भाव भी शुक्र का ही है, और यहाँ परिवर्तन सूर्य और शनि का हो रहा है, तो उसके हिसाब से परिवर्तन नहीं हुआ। लाल किताब का परिवर्तन क्या माना जाएगा? जैसे चौथा भाव और दूसरा भाव, दूसरा भाव शुक्र का बैठ गया, शुक्र चौथे भाव में, और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी वो बैठ गया दूसरे भाव में, तो लाल किताब के हिसाब से परिवर्तन हो गया। अब जी। राशियों के हिसाब से करें तो जरूरी नहीं कि वो परिवर्तन हो, जी। वैदिक में तो राशियों के हिसाब से चलेगा ना, राशि का लॉर्ड करेक्ट। कहाँ गया, फिर करेक्ट। जहां पर वो ग्रह गया उसका राशिनाथ अगर उसी भाव में आ गया तो परिवर्तन माना जाएगा। करेक्ट। बस लाल किताब में ये ध्यान रखना, अगर आप लाल किताब से काम कर रहे हैं तो लाल किताब की ही थ्योरी को लेके चलना। दिक्कत वहां आ सकती है जब आप आधा लाल किताब मिला लेंगे और आधा जो है वैदिक अपनाएंगे, तो मामला घुसमुस हो जाएगा, है ना? करेक्ट। करेक्ट। वो चीज गड़बड़ है। अगर पहले लोग ग्रह पहले भाव का स्वामी दसम में आया, दसम का स्वामी पहले में आया, वैदिक के हिसाब से स्थान परिवर्तन हो गया। जी। अब परंतु इस यहाँ पर जब ही ऐसा होगा जब सूर्य दसम में आ जाए और शनि लगन में आ जाए। करेक्ट। लाल किताब कहती है जब होगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी शनि है जो पहले में चला गया, और पहले का स्वामी सूर्य है। वो वहां चला जाए। इस जी। तरीके से परिवर्तन पॉसिबल है, वैसे परिवर्तन नहीं। जी। अब इसी ये में राशियों गुरुजी, के हिसाब से आपने परिवर्तन नहीं मानना है, आपने ग्रहों घर के के हिसाब हिसाब से। से एक दूसरे के भाव में जाने के हिसाब से परिवर्तन मानना है। जी। इसी एग्जांपल में गुरुजी, सूर्य बुध जैसे हमने कहा नेक मंगल बन जाएगा, बट वहीं पे अगर उसी सेम घर में मंगल भी साथ बैठ गया, हाँ तो जो हम बोल रहे हैं इन दो कॉम्बिनेशन के साथ उसी घर में वही सेम ग्रह भी बैठा हो, तो भी ये लॉजिक अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। पहली बात तो सूर्य बुध एक साथ मिल गए तो जी। उससे मंगल में नेकी आ जाएगी, मिलते के जी। साथ ही नेकी आ जाती है, ये ध्यान रखना। इसकी आपको खुद ही समझना होगा, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मालूम होगा। मंगल बद का मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर मारता हुआ आदमी आएगा या पागल आदमी हो, ऐसा नहीं है। वो तो जितना जी। मंगल बद मात्रा में होता चला जाएगा। अब मंगल बद जितनी मात्रा में, कितना मात्रा में होगा? अगर उसको चंद्रमा का साथ ना मिलता हो, अगर उसको गुरु का साथ ना मिलता हो, अगर उसको सूर्य का साथ ना मिलता हो, उतनी ही एवरेज में मंगल खराब होता चला जाएगा। क्योंकि मंगल को ठीक बनाने की शर्त क्या है? मंगल को ठीक बनाने की शर्त ये है कि या तो सूर्य बुध एक हो रहे हो, या इस मंगल को इसके मित्र का सपोर्ट मिलता सपोर्ट, हो। सपोर्ट मिल जाए। और हम रेमेडी में भी क्या करते हैं, मंगल बद को ठीक करने के लिए उसके मित्र ग्रहों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि जी। उसको चंद्रमा की मदद दे दो, उसको बृहस्पति की मदद दे दो, उसको सूर्य की मदद दे दो, ताकि मंगल बद ठीक हो जाए। अगर उस व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए कि बुध अकेला बैठा है, सूर्य अलग बैठा है, बुध अलग बैठा है, तो हमने कहा जी जो है बद हो गया। और ऊपर से मंगल भी अगर खराब अवस्था में भी बैठ जाए
तो हम कहते हैं भाई मंगल ये तो बद हो गया। पर अगर गुरु उसकी मदद पहुंचा रहा है, गुरु का की दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है, गुरु जी की सपोर्ट मिल रही है, चंद्रमा उसको मदद पहुंचा रहा है, तो व्यक्ति मंगल बद का होते हुए भी खराब ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इरिटेटेड होगा, कुछ ऐसी बात कह बैठेगा जिससे आपको गुस्सा आ जाए, पर जहां पर भी रुपए पैसे की बात आएगी वहां एकदम वो बदल जाएगा, मतलब वो एकदम मोम बन जाएगा, एकदम प्यार से मीठे से बोलने लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो वो जी अपना धन का नुकसान नहीं करेगा। नंबर 2, जहां उसे ये पता लग जाए कि इससे पंगा लिया तो बहुत जूते पड़ेंगे, वहां वो बिल्कुल पंगा नहीं लेगा, वहां वो बहुत संभल करके बात करेगा, वहां वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाएगा। और जो हम एक्सट्रीम बताते हैं, जिसमें हमने भूत प्रेतों की समस्या बताई थी कि भूत प्रेत लग जाते हैं मंगल बद वालों को, इनके साथ उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, ये तोड़ फोड़ कर लेते हैं, है ना, मार काट के अंदर बहुत यकीन रखते हैं, सबसे रिलेशन बिगाड़ के बैठ जाते हैं। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है मंगल के बदों में, जब कोई जी भी उसको मदद नहीं मिल रही है, मंगल को कहीं से मदद नहीं मिल रही है, तो ये समस्या बन के खड़ी हुई। तो हमने सब चीजें भी देखनी है, बाकी चीजें भी देखनी है कि मंगल बद तो हुआ, पर किस रेंज में बद हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना। जितना मंगल कम बद होगा उतना ही ज्यादा चांस है कि वो अपने रुपए पैसे का नुकसान नहीं करेगा, रुपए पैसा अच्छा कमाता रहेगा, सिर्फ जबान का कड़वा हो सकता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, या अपने शब्दों से दूसरे को प्रवोक कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। पर अगर उसका मंगल को मदद नहीं मिल रही है, फिर वो उतना ही नेगेटिव 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 चला जाता है, फिर वो लड़ाई झगड़ा, मीठा बोलता बोलता कड़वा बोलने लग जाएगा, है ना, कहीं पर भी खुशी का काम हो वहीं पर कुछ ऐसी बात कह देगा जहां से झगड़े होने के चांस बढ़ जाएंगे। अपने ही घर जी में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पर वो पंगा करके बैठ जाएगा, या मन उदास करके बैठ जाएगा, तो वो फिर सारे के सारे, यानी कि मंगल की शुभता उसको शुभ नहीं रहेगी, मंगल कार्यों में उसको नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। मंगल यानी सेलिब्रेशन, जी जी मंगल कार्य, मंगल कार्य हुआ उसके खुजली होनी शुरू, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। वो आपने चेक करना है ढंग से कि इसके ग्रहों को कितना उम्दा असर मिल रहा है। मान लीजिए गुरु अच्छा हो गया, उनको गुरु अच्छा मिल गया, मंगल बद भी है और गुरु भी अच्छा मिल गया उसको, तो उसका असर बहुत कम रह जाएगा मंगल बद वाले का, बहुत संभल करके काम करेगा। तो उस बात को उसके बहुत करीबी व्यक्ति तो समझ पाएंगे कि हाँ भाई इसमें थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, पर बाहर हाँ का आदमी उस चीज को नहीं समझ पाएगा। कहने का मतलब आपने हर चीज को देखना है, केवल मात्र आंख बंद करके कभी भी लाल किताब में ये नहीं बोल देना कि तुम्हारा सूर्य बुध एक साथ नहीं बैठा हुआ है इसलिए तुम्हारा मंगल बद हो गया है, अब तुम लड़ाई करोगे झगड़ा करोगे, ऐसा नहीं बोलना है। जी समझ रहे हो ना जी बात को? हाँ, जी हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है वो कहीं अफसर लगा हो सकता है कोई बहुत अच्छी पोस्ट पोजीशन के ऊपर हो, है? कोई लेक्चरार भी हो सकता है? ऐसा मत बोल देना होगा कि मैं तो दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ, है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं 500 लोगों को पढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं बोलना। सारे सिम्टम्स को चेक करने के बाद ही चीजों को समझ। जी गुरु जी उसकी कुंडली में चंद्रमा चेक कर लो, चंद्रमा जितना उम्दा होगा उतना ही मंगल बद का असर कम हो जाएगा, जितना उम्दा जी गुरु हो जाएगा असर कम हो जाएगा, सूर्य जितना उम्दा होगा उतना उसका असर कम हो जाएगा मंगल बद का। तो मंगल बद के असर को भी हमने पहचानना है कि कितना कम है, और थोड़ा बहुत कम होता है तो उसको उपायों से ठीक करना आसान हो जाता है। बाकी मंगल बद के आपने सारे करेक्ट करेक्ट, पहचान तो लेने। रेमेडी आसान हो जाएगी। पेट का रोगी रहेगा तो समझ लेना मंगल कमजोर है, मंगल बद है, कहीं ना कहीं पेट की तकलीफें हैं, डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, खून से रिलेटेड तकलीफें हैं, फोड़े फुंसी होते रहते हैं, तो मंगल में गड़बड़ है, तो इलाज करने की आवश्यकता है। तो ये भी समझना होगा कि इलाज अभी जरूरी है या नहीं है। और वर्षफल तो आपके पास बहुत बढ़िया टूल है ही, इस साल में मंगल की क्या स्थिति जा रही है, क्या कैसा असर करेगा, कैसा नहीं असर करेगा, इन सब बातों के ऊपर आपने ध्यान से समझना है। हाँ, राइट गुरु जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है ना। तो केवल सूर्य मंगल और बुध अगर इकट्ठे बैठे हैं, मंगल को उसने नेक किया, पर कितना नेक किया ये गुरु जो बाहर बैठा है उसको देखो,
चंद्रमा जो बाहर है उसको देखो, वो जितने चंद्र और गुरु अच्छे होते चले जाएंगे उतनी ही एवज में मंगल अच्छा। सबसे बड़ी बात है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा वो अपने। जिनका मंगल बुरी तरीके से खराब होता है या मंगल बद होता है, वो जब घर में तोड़ फोड़ करते, कई लोगों में आदत होती है, देखा वो चाय पी रहे होंगे तो कप ही तोड़ के मारेंगे फेंक करके, है ना। हाँ, मैं इस चीज का बड़ा ध्यान रखता हूँ, मैंने आज जी तक एक कप नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब मंगल ठीक है। कभी भी वो कप नहीं तोड़ेंगे, कभी प्लेट नहीं तोड़ेंगे, हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कप कितने रुपए का है, और अगर डराने के लिए तोड़ेंगे तो किसी पड़ोसी का कप होगा कि तोड़ना भी पड़ा, या वो पहले से ही टूटा होगा जो उसने फेंकना होगा, फिर वो तोड़ेगा फेंक करके कि ये तो तोड़ना ही बड़े दिनों से सोच रहा था, फिर उसको डराने के लिए धरती में मार देगा। यानी कि अपना नुकसान नहीं करता, और मंगल बद वाला व्यक्ति अपना नुकसान करता, अपने परिवार का नुकसान करता, अपने मित्रों का नुकसान करता है। इसको लाल किताब में है। तो अगर कभी आप वीडियो सुन भी रहे हो मंगल बद का, तो घबराइएगा नहीं। मंगल बद बहुत लोगों का होता है, पर आपने डायग्नोज करना है कि किस रेंज में ये मंगल बद हुआ है, उसको देखना है, उस हिसाब से रेमेडी को आपने फॉलो करवाना है। जी हाँ स्वाति जी, हाँ स्वाति जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार, हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम जैसे शुक्र और गुरु एक साथ बैठे तो बिल्कुल, शनि बन गए, हाँ बिल्कुल। शनि का, और वहीं पर अगर शनि भी है तो शुक्र क्या अपने दोबारा और बोलिए, शनि वहीं की पर युति से शुक्र और गुरु एक साथ बैठ गए, ठीक है। तो सर शुक्र और गुरु एक साथ बैठे तो शनि बन गए, हाँ, केतु और स्वभाव वाले। वहां पर शुक्र और शनि भी बैठ गए हाँ, तो शनि तो और शनि शुक्र और एक साथ नहीं, देखिए पहली बात तो शुक्र और शनि भी बैठ गए तो केतु उच्च का ही हो गया। आप ठीक है। देखिए जहां मैंने केतु लिखवाया होगा वहां देखिए मैंने क्या कहा है, शुक्र और शनि एक साथ बैठ गए, तो वहां पर क्या है कि केतु उच्च का, सॉरी ये केतु उच्च का हो गया। और यहाँ जी पर क्या बात कह रहा है, शुक्र और बृहस्पति बैठ मिलेंगे तो शनि बनेगा, पर शनि केतु स्वभाव वाला होगा, अर्थात यहाँ पर केतु के रिजल्ट उसको अच्छे मिलने वाले हैं। तो उस व्यक्ति को कहिए कि गोल्ड जरूर इकट्ठा करे, कानों में गोल्ड जरूर पहन करके रखे, शरीर पर गोल्ड धारण करके रखे। अब उसको एक ही सलाह दीजिए कि उसको गुरु को खराब नहीं होने देना है किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर गुरु खराब होगा तो केतु ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। गुरु और केतु का बड़ा चोली दामन का हिसाब किताब है लाल किताब में, ये मानना, केतु खराब मतलब गुरु खराब, गुरु खराब मतलब केतु खराब, सर और उसी इसमें एवज के अंदर है, तो गुरु खराब नहीं होने देना उस व्यक्ति को। जी सर। सर इसमें आपने एक बात और बोली थी कि फिर शनि का दान, शनि का काम अच्छे से कर सकते हैं, उनको शनि शनि का का दान, काम ये भी दो देखना शनि है हो कि गए उसका ना। ओरिजिनल शनि क्या कह रहे हैं, कौन से वो हाउस में बैठा हुआ है, हाउस जरूर देखना। कल को अगर यही काम बिना पूछे आप कर दो और वो लगन में बैठा हो तो शनि तो नीच का हो गया। सर पंचम में हो, हाँ, पंचम में हो तो सूर्य के घर में हो गया, वहां सूर्य को दिक्कत दे रहा है। ओरिजिनल शनि पंचम में बैठा हो और महा तो वो, हाँ ये ध्यान रहिए, लाल किताब कहती है पांचवें घर का शनि अच्छा नहीं माना जाता, कि मैरिड उसकी औलाद उसकी बात को नहीं सुन रही होती है, या उसकी औलाद उसकी बात नहीं मानती है, औलाद से लेकर के उसको कोई ना कोई दुख तकलीफ हो जाती है। तो एक इस चीज को भी ध्यान में देना है। काम के लिए जब ही बोलना है, किसी धंधे के लिए जब ही बोलना है, जब देखते हैं कि वो ग्रह उम्दा स्तर का है, सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अगर उम्दा स्तर का ग्रह हो, उसी को सबसे पहले डायग्नोज कीजिए, उसी का काम करने की सलाह दीजिए, और वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती हो तो उसको काम की इजाजत दीजिए। केवल एक पॉइंट से आपने काम धंधे की सलाह नहीं दी। और सर यहाँ पर वैदिक का रूल नहीं लगेगा कि अगर वो महायोग हाँ नहीं नहीं, वो वाले रूल यहाँ का नहीं, वो रूल थोड़े साइड में हो जाएंगे, है ना। हाँ ठीक देखिए, वैदिक में और लाल किताब में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ टेक्निक का अंतर है, समझने का अंतर है। अगर जिन लोगों को लाल किताब आती है उनके लिए लाल किताब बहुत अच्छा है, जिनको वैदिक आता है वैदिक बहुत अच्छा है। दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें जितना मर्जी गहराई में आप जा सकते हैं,
जितना चाहे आप डेप्थ में जा सकते हो, जितने मर्जी मोती निकाल के ला सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर ही। अब कुछ लोगों को मजा आता है कि फटाफट फटाफट कैलकुलेशन होगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, थोड़ी सी चीज है अपने याद करके रख, पर उनको लगता है कि अगर यार डिविजनल चार्ट हमारे लिए समस्या है। पर अगर आपको डिविजनल चार्ट समस्या नहीं लगते हैं, अगर आपको दशाएं समस्या नहीं लगती है, तो लाल किताब ऑटोमेटिक आपको अट्रैक्ट करेगी। और वैसे ही बताया, अगर आपका मंगल नेक है तो लाल किताब आपको वैसे ही बड़ा फायदा देती है। मंगल नेक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ अमर जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, जैसे हम लोग पर्सनल कुंडली बनाते हैं, अगर किसी का पास कोई मतलब कोई हॉरोस्कोप नहीं है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी उसको पता नहीं, कोई मतलब जैसे प्रॉब्लम में वो फंस रहा है, तो उसके लिए लाल किताब को कैसे हम लोग को उसमें यूज कर सकते हैं? लाल किताब मैंने इसके बारे में बड़े विस्तार से व्याख्या की है, और वो थोड़ा सा टिपिकल काम है। टिपिकल काम कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, उसमें हर ग्रह के कुछ लक्षण बताए हैं, और ये बताया है कि वो ग्रह किस भाव में बैठा होगा अगर ये सिम्टम्स हैं तो। कि जैसे उसके दादा लोग क्या करते होंगे, दादाओं के हालात कैसे हैं, बहन बेटी बुआ मौसी के हालात कैसे हैं, और उसको समझाने के लिए उन्होंने पामिस्ट्री का साथ लिया है दादा। और वो लाइनों के द्वारा, निशानों के द्वारा उसमें लक्षण की बात कही गई है कि लक्षण कैसा है कैसा नहीं। जैसे उसमें कहा है कि शुक्र ने बुध को स्थान दिया अपने घर में, लाल किताब में, और हाथ में बुध ने शुक्र को अपने घर में स्थान दे दिया। इसीलिए आप देखेंगे जो पामिस्ट्री की बुक्स होती हैं, उसमें बुध ग्रह की उंगली के नीचे जो ये लाइन होती है, हार्ट लाइन से ऊपर लाइन, जिन्होंने मेरे से पामिस्ट्री सीखी है वो समझते हैं, उसको वो विवाह रेखा कहते हैं। अब वो एरिया तो बुध का है, और वहां पर रेखा शुक्र की रेखा को स्थान दे दिया। तो लाल किताब कहती है कि सप्तम भाव के दो कारक ग्रह हैं, एक बुध है और एक शुक्र ग्रह है। अब मान लीजिए वहां पर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, हाथ के अंदर जो विवाह रेखा है टेढ़ी है, कटी फटी है, तो ये उस चीज की निशानी है कि वहां पर सप्तम भाव में आपके पाप ग्रह बैठा हुआ है, गलत ग्रह बैठा हुआ है। दो मुखी है तो फलाना ग्रह बैठेगा, टूटी हुई है तो फलाना ग्रह बैठा हो। वो उस हिसाब से एक रफ कुंडली बनाए जाने की बात को लाल किताब कहती है। तो उसके कई बार लगने लंबा प्रोसीजर है, और उसके निशानियां, जिस घर में वो पैदा हुआ है वहां पर क्या हालात थे, उसके आसपास नीम का पेड़ था कि पीपल का पेड़ था। अगर नीम का पेड़ था तो मंगल शुभ की निशानी है, मंगल नेक की निशानी है। अब पीपल का पेड़ है तो गुरु ग्रह की निशानी है। अगर बहता हुआ पानी है तो चंद्रमा की निशानी है, पर वो पानी ना हो के गंदा नाड़ा है तो चंद्रमा अशुभ की निशानी है। तो हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, वो बड़ा एक पूरी हिस्ट्री लिखने के वाली बात है कि उसके पीछे की बातें लिख करके और फिर उस हिसाब से उन ग्रहों को बिठाया। सर नीम के पेड़ से भी कुछ होता है? नीम का पेड़ मैंने कहा ना, मंगल नेक की निशानी है। जिनके घर में अच्छा बड़ा पेड़ हो, जितना बड़ा हो सर। नीम का मेरे हाँ घर हाँ, अच्छा मंगल नेक मिलेगा। पता नहीं कितने साल पुराना सर, बहुत बड़ा। हाँ तो मंगल नेक मिलेगा। जी सर। गुरुजी, और एक प्रश्न था मेरा, जैसे इसमें दो ही है, जैसे आजकल जैसे लाल किताब में मैंने सुना है कहीं, मतलब कलम का कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब हम लोग का अपना वो हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन सा कलम अच्छा रहता है, कौन सा कलर का, ऐसा होता है क्या ये गुरुजी? थोड़े आर्टिफिशियल ड्रामे हैं अमर जी, सच बताऊं मुझे ये चीजें कभी समझ में आई नहीं। समझ में इन द सेंस ऐसा नहीं है, मैंने इस चीज को पढ़ा समझा और हाँ, करके देखा, मुझे तो कोई रिजल्ट आज तक आया नहीं। पता नहीं होता हाँ, सर ऐसा? नहीं आया नहीं। मैं तो इतना हाँ, मानता हूँ, कलम जो है आपकी बुध ग्रह है, और लगन पे अगर मंगल बैठा हो तो उसमें कहा जाता है तलवार का धनी, कि उस व्यक्ति की तलवार और उसकी कलम में भी तलवार जैसी ताकत होती है। कलम में
तलवार जैसी, यानी कि अगर वो कलम से कुछ लिख रहा है तो उसकी लिखत पढ़त में उसकी शक्ति होगी, यानी अथॉरिटी वाली बात की बात को कह रहा है। वैसे बुध ग्रह को कलम माना जाता है, तो अपनी जेब में कलम रखो, बुध ग्रह ठीक हाँ रहता, कब लिखना पढ़ना पड़ जाए। हाँ हाँ गुरु जी। गुड। गुरु जी, ये जो रुद्राक्ष जो होते हैं, ये हाँ। क्या मतलब रुद्राक्ष के बारे में एक आप कोई वर्कशॉप ऐसा करते तो पितृपक्ष के हिसाब से? एक्चुअली में पहली बात तो अमर जी, मेरा खुद का रुद्राक्ष के प्रति जो रुझान है वो बिल्कुल अलग है, एस्ट्रोलॉजिकली कम है, स्पिरिचुअल ज्यादा है। तो जब अंदर से कन्विक्शन लेवल प्रॉपर नहीं होता ना, तो उसके बारे में बोलने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मतलब मेरी तो एनर्जी लो हो जाएगी बिल्कुल भी। अब मैं कैसे बोलूं कि 3 मुखी रुद्राक्ष का मंगल से रिलेशन है, या 4 मुखी का राहु से है, 5 मुखी का गुरु से है, 6 मुखी का शुक्र से है, अब वैसे बुलवा लो, पर मुझे अंदर से लगेगा रिजल्ट तो आते नहीं यार, कोई फायदा तो है नहीं। तो क्यों किसी को मेरे कहने पे कोई खरीद लेगा, फिर उसको बेचारे को रिजल्ट नहीं आएगा, वो तो ये सोचेगा ना, गुरुजी ने कही थी ये बात कि 10 मुखी ले लो, इसमें सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है, मुझे मजा नहीं आएगा। मेरा ये मानना है रुद्राक्ष एक स्पिरिचुअल, आप इसको बीड मान के चलें वो बढ़िया अच्छा है। हाँ, जिनका गुरु ग्रह 12वें भाव में बैठा है उनको रुद्राक्ष माला गले में नहीं पहननी चाहिए, या ये कहें किसी भी तरह के गोल दाने की, गोल मनके की दाना वाली जो माला भूल करके भी गले में नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो उनका नुकसान होता है, उनके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी देर पहन के 1-2 घंटे के लिए धारण करके वापस रख दी वो बात अलग है, पर पहन के कभी भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी मालाएं और धागे ताबीज पहनते हैं, उन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गोल जो मन का होता है ये बुध ग्रह का प्रतीक है, ध्यान रखना, गोलाई जो होती है बुध की प्रतीक है, और बुध जो है गुरु को खराब करता है, और गुरु 12वें में बैठा हुआ, वो वहां पर जाकर के खराब करता, वहां पे गले में नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, मैं उन लोगों को बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ जो हाथों में भी रुद्राक्ष और गले में भी रुद्राक्ष और तिलक, मेरे को वो लोग समझ में नहीं आते हैं, मुझे फिर वो राहु आदमी नजर ज्यादा आता है मेरा ये मानना है स्पिरिचुअलिटी का इससे कनेक्शन बहुत कम है, ना के बराबर। गुरुजी, केतु मंगल अगर 12वें घर में जो हो व्यक्ति अभी तक स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो अभी भी मालाओं के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब उसका स्पिरिचुअलिटी का आधार ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। ये सब चीजें, माला, रतन, ये सब बहुत शुरुआती स्टेज के लिए है, एक साधक की शुरुआती स्टेज के लिए, और आगे तक के लिए नहीं है। अगर उसकी मालाएं मणके नहीं छूट रहे हैं तो इसका मतलब उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है। खुद ही सहारा ढूंढ रहा है सर, वो है खुद ही सहारा ढूंढ रहा है स्पिरिचुअल होने के लिए। यस यस, वो एक ऐसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अभी तक अंदर से उसकी ज्योत नहीं जग रही है, ड्रामा चल अंदर रहा से है, एनलाइटमेंट की तरफ वो यात्रा नहीं कर रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा, अभी भी वो कपड़ों के ऊपर और मालाओं पर और इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ घूम रहा है। तो ज्ञान उसका आधार नहीं है, ड्रामा उसका आधार है, वो सब चीजें समझ में आती। और लाल किताब इसको बड़ा क्रिटिसाइज करती है, ये चीज मैं बता दूं आप लोगों को, लाल किताब इस चीज को क्रिटिसाइज करती दिखावा है। ज्यादा करते हैं कुछ लोग सर, हैं, हाँ, दिखावा कुछ लोग ज्यादा दिखावा करते ज्यादा। हैं, और कई तो बस हाँ पूछो मत, बड़ा भारी ड्रामाबाजी का हिसाब किताब हो जाता है। और क्या बोलते हैं उनको, ब्रेसलेट्स, और वो मेरे पास कई बार महिलाएं आती हैं, 3-3, 4-4 ब्रेसलेट होंगे और पता नहीं क्या क्या। अब मुझे पहले देखते ही तो उनकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें तो समझ में आ जाती। नंबर 1, ये जिद्दी बहुत है। नंबर 2, घरगृहस्थी में इनकी कोई मामला बनता नहीं है, ये तो पति छोड़ के भाग गए या भागने की फिराक में है, या इन्होंने पति को छोड़ दिया है, सिंपल सी बात है, और है तो आपस में बनती नहीं है। दूसरी बात, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होकर के नहीं दे रही है, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि शी इज कंफ्यूज कि किससे करूं और किससे ना करूं। लिस्ट 10 जनों की लिस्ट बना रखी है, समझ में कोई नहीं आ रहा और पकड़ में भी कोई नहीं आ रहा है, ना समझ में आ रहा है ना कोई पकड़ में आ रहा है, शादी की घटना घटित नहीं हो रही है। स्पिरिचुअलिटी की बात, हर किसी से स्पिरिचुअलिज्म की बात करेगी, इज्जत को जबरदस्ती बना करके रखने की बात करेगी कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत
और करेक्टर को लेकर के वो बहुत संजीदा होगी, करेक्टर को लेके बहुत संजीदा होगी कि मैं बहुत करेक्टर वाली हूँ, और उस बात को बहुत जोर दे करके कहेगी कि मैं करेक्टर की बहुत अच्छी हूँ। मेरा ये मानना, जो करेक्टर का अच्छा है उसको जोड़ देने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। वो जो है सो है, ऑटोमेटिक है, उसको बहुत ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं, और बड़बोली होगी, थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बात करेगी, हर बात को कह देगी मैं करवा दूंगी, आप चिंता ना करो मैं करा, मेरी उससे भी जान पहचान, मेरी उससे भी जान पहचान, मेरी उससे भी जान पहचान दुनिया जान में सबकी मिलेगी। वो अब कुछ तो होती है और कुछ, पर काम कितना करा देगी भाई राम जाने। तो मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। पर हाँ, कुछ लक्षण जो मैंने पाए हैं वो यूं के यूं पाए हैं। और जरूर एक विद्या की धनी होगी, है, चाहे वो उसको टैरेट कार्ड आते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी आती हो, चाहे कुछ और आती हो, है, या कोई फाइल इधर उधर करवानी आती हो, वो कुछ ना कुछ कलाकार जरूर होंगे। और वो कितनी बड़ी कलाकार होती हो रहा। तो मेरा ये केतु मानना है, मंगल अगर ये जो चीजें है ना, ये प्रेम पूर्वक पहनी जानी चाहिए, आशीर्वाद स्वरूप मिलनी चाहिए, तो ही इन चीजों का फायदा है। प्राकृतिक रूप से मिलनी चाहिए, खरीद करके पहनी हुई ये चीजें मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर कर, ऐसी मेरी सोच है, ये मैंने कहीं किताब से नहीं पढ़ा, ये मेरा कुछ सेल्फ डेवलपमेंट है, ये समझ। तो जरूरी नहीं मेरी इस और बात को, गुरुजी, जो पहनना चाहते हैं पहनो, पर मैंने मेरा जो अपना निष्कर्ष था वो बताने का प्रयास किया है। गुरुजी, ये मैंने देखा है कुछ अपना अपना ही मतलब फैमिली का कुछ लोग है, जैसे लड़के लोग मतलब वो लोग टाटू वगैरह करवा लेते हैं, शिव जी वो बना लिया, शरीर में कोई त्रिशूल वगैरह बना लिया, वो मैंने लेकिन उन लोग का राहु जो के बारे बिजनेस में में जब है पढ़ाया वो था ना अमर काफी। जी, राहु के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो इसके बारे में मैंने सर बहुत बताए थे आप। डिटेल से चर्चा की थी, टैटू के बारे में, पैरिसिंग के बारे में, इनके बारे डिटेल से चर्चा की। हाँ संदीप जी, अब बताइए, संदीप जी काफी देर से पूछ रही है। केतु मंगल अगर 12वें हाउस में हो तो वो कॉम्बिनेशन। देखिए, पहली बात तो केतु और मंगल का मिलना ही अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि केतु और मंगल एक साथ मिले तो वैसे ही मंगल बद हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था। अब जब 12वें भाव को आपने चेक करना है, तो 12वें भाव को कैसे चेक करेंगे आप? 12वें भाव में जमीन किसकी है? गुरु की। कब्जा किसका है? राहु का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान है लाल किताब को प्रेडिक्ट करना, मतलब किसी हाउस को समझना। जमीन है बृहस्पति की, कब्जा है राहु का, और किराएदार कौन बन के आ गए? केतु आ गया और मंगल आ गया। अब मंगल को कौन वेलकम करेगा? गुरु तो वेलकम करेगा, पर राहु वेलकम नहीं करेगा। अब हमें ये समझना होगा, मंगल को लाल किताब ने शेर कहा है। अगर ये समझना हो कि मंगल केतु को क्यों खराब माना है, लाल किताब ने मंगल को शेर माना है और केतु को कुत्ता माना है। तो वहां पे लाल किताब हो सकता है ये लिखे, शेर और कुत्ते की लड़ाई। अब शेर कुत्ते की लड़ाई में तो लड़ाई तो खैर क्या होनी है, अब कुत्ते की हालत कैसी होती है शेर के सामने, समझ। तो यहाँ पर मंगल बुरी तरीके से पीड़ित हो गया, मंगल बुरी तरीके से पीड़ित हो गया। ऊपर से यहाँ पर जो इम्पैक्ट इसका सही होता तो हम सही मानते, अगर गुरु ग्रह उम्दा हो जाए, क्योंकि 12वें भाव की जमीन तो गुरु के पास है, अगर कुंडली के अंदर किसी और जगह पर बैठ करके गुरु उम्दा है, यानी उम्दा असर दे रहा है, उम्दा असर कहा है, उम्दा अगर असर दे रहा है, तो चांस है कि ये जो मंगल केतु की युति में थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज 12वां भाव पति पत्नी के सैया सुख का भाव है, यहाँ रिलेशनशिप का भाव है, फिजिकल रिलेशनशिप का भाव है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, उसमें लड़ाई झगड़ा क्रिएट करेगा। निशानी क्या होगी? निशानी ये होगी कि रात के समय में पति पत्नी जब भी साथ होंगे तो प्रेम की भावना से साथ आएंगे, पर लड़ झगड़ करके ही उठेंगे। अब रिलेशन का क्या बनेगा वो नहीं जाने। तो अब कितनी ज्यादा झगड़ा होगा, कितना नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि कुंडली का गुरु ग्रह कैसा होगा।
कुंडली का राहु तो फिक्स हो गया, राहु तो छठे में चला गया, तो गुरु डिसाइड करेगा। अब गुरु जितना अच्छा होगा उतना मंगल को शुभ। अब लड़ाई का इंटेंसिटी क्या होगी? लड़ाई की इंटेंसिटी होती है, एक तो तू मैमा हो गई आपस में, है, पिछली अगली बातें कर ली, तूने ये कहा था, मेरी शादी के अंदर ये हुआ था, है, तुमने 10 रुपए नहीं लौटाए, मैंने 20 रुपए नहीं लौटाए, तुम्हारे बाप ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने। एक होती है वो बातें, ये जनरलाइज बातें होती है। अगर मंगल जितना खराब होता चला जाएगा फिर वो मार पिटाई में तब्दील होगा, मार पिटाई में तब्दील हो जाएगा, फिर गुस्से मुक्के चलते, फिर देखा जाता है निशाना किसका कच्चा किसका पक्का है ना? वो कौन डिसाइड करेगा? मंगल को मदद किससे मिल रही है? मंगल को मदद क्या चंद्रमा से मदद मिल रही है उस कुंडली में, यानी कि चंद्रमा कितना उम्दा है। अगर चंद्रमा उम्दा है तो इसका मतलब मार पिटाई नहीं होगी, गुस्सा गुस्सा होगा, सिर्फ मार पिटाई नहीं होगी। सूर्य कितना उम्दा है? सूर्य अगर उम्दा होगा तो मार पिटाई, गुस्सा, और ये यानी कि 3 ग्रह ध्यान रखना, गुरु, चंद्र और सूर्य अगर कुंडली में उम्दा हो गए तो फिर तो गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल होगा। कभी कभी ज्यादा कदा तनाव की स्थिति बनेगी, हमेशा नहीं। पर अगर एक एक विकेट गिरता चला जाएगा उतना ही लड़ाई झगड़े बढ़ने के चांस बढ़ते चले जाएंगे, और पति पत्नी के फिजिकल रिलेशन को लेकर के काफी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। रात की नींद डिस्टर्ब रहने लगेगी, बेचैनियां रहेंगी, पेट की तकलीफें रहेंगी, और कई तरह के हाथ पैरों में दर्द की शिकायत भी होने के चांस हैं, एनर्जी ड्रेन होने के चांस। हाँ शिवांगी जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था, ये आपने जो भी बताया, सूर्य और बुध यदि एक साथ होते हैं तो मंगल नेक हो जाता है। तो यदि तीनों ही एक साथ हो, जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सूर्य बुध और मंगल यदि तीनों एक साथ बैठे हों तो वहां पर वो मंगल को नेक करने की कोशिश करेगा, मतलब कि नहीं, कोई नेक तो माना जाएगा क्योंकि दोनों एक हो गए ना, मंगल नेक हो गया, मंगल नेक हो गया। पर तो साथ गुरुजी, में हमने ये भी देखना है ना कि कितना नेक हो गया। देखो, आप अगर ये डायग्नोज करते हैं कि चीज खराब हुई तो ये आगे उसके फर्दर डायग्नोज जरूर करें कि कितनी खराब हुई। अगर आप कहते हैं ये चीज अच्छी हुई तो ये भी डायग्नोज करें कि कितनी अच्छी हुई, जब भी तो आप इंटेंसिटी को समझेंगे। अब एक आदमी को आपने कह दिया पढ़ा लिखा होगा, अब पढ़ा लिखा तो यार वो 12वीं पास है तो भी पढ़ा लिखा है, उसको हिंदी भी समझ में आ रही है, उसको इंग्लिश भी समझ में आ रही है, पढ़ा लिखा तो वो है ही है। अब अनपढ़ तो थोड़ी ना, उसको हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख के बोलोगे, गणित बताओगे, उसको कहोगे जमा गुणा करके दिखाओ, करके दिखा देगा। पढ़ा लिखा तो इतना तो सब है आज के टाइम में, है भारत देश में जहां पर शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, और वहां अनपढ़ कहाँ से मिलेगा? अब आपको 40 साल पुरानी कुंडली थोड़ी देख रहे हो, कोई अनपढ़ आदमी मिल जाएगा आपको। इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी, वो पढ़ा तो लिखा गुरुजी है। यहाँ पर पढ़ा लिखे का यहाँ पे तात्पर्य ये है, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद कोई स्पेसिफिक डिग्री उसने गेन कर रखी है, कोई प्रोफेशनल डिग्री उसने गेन कर रखी है, तो वो उसकी एक मान्यता मानी जाएगी जिस डिग्री के आधार पर वो पैसा कमा रहा है। जैसे एक डॉक्टर अपनी डिग्री के आधार पर पैसा कमाता है, एक सीए अपनी डिग्री के आधार पर पैसा कमाता है। समझ रहे हो बात को? ये चीज तो अगर सूर्य तो मंगल गुरुजी बुध एक यहाँ पर साथ हम मंगल बैठे को हैं, नेक मानेंगे हाँ मंगल नेक है, पर देखेगा कि और उसको देखेंगे सपोर्ट कि हम कितना उसको मिल रहा है। मदद किससे मिल रही, मदद किससे, चंद्रमा से मदद मिल रही है, गुरु से मदद मिल रही है। यदि वहां पे मदद मिल रही होगी तो वहां सूर्य बुध और मंगल नेक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और दूर करता हूँ, मदद के 2 मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि वो किसी तरीके से दृष्टि संबंध बना करके, यानी कि आमने सामने हो जाए या किसी तरीके से उसको सपोर्ट दे, कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें वो एक दूसरे अपनी मदद को वहां तक पहुंचा सके। दूसरा होता है कि आमने सामने कोई दृष्टि संबंध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर वो ग्रह उम्दा हो गया, वो ग्रह अच्छा हो गया, उम्दा का मतलब अच्छा हो गया, जैसे कि गुरु कुंडली में अच्छा हो गया। अब बेशक उसका मंगल से कोई रिलेशन नहीं है, कोई दृष्टि संबंध भी नहीं है, पर मंगल को वो मदद पहुंचाएगा लाल किताब की थ्योरी के अनुसार, क्योंकि गुरु अच्छा होगा तो ज्ञान अच्छा मिलेगा, ज्ञान अच्छा मिलेगा तो गुस्सा कम खाएगा, लड़ाई झगड़ा कम करेगा, अपना नुकसान कम करेगा। इसको आप कैसे मर्जी समझ सकते। सर धन्यवाद। अगर सूर्य बुध और शनि सर? साथ में बैठे हैं तो सूर्य शनि साथ में बैठे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? फिर सूर्य शनि साथ में बैठेंगे तो कई चीजें गड़बड़ सूर्य तो बुध और शनि तीनों ही साथ में बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, सूर्य शनि बुध बेशक बैठ जाएं,
गुरु जी तो इसमें मंगल दृष्टि तो खराब, हम वही मानेंगे ना जो सूर्य हमारी अपनी शनि और पराशर बुध एक की साथ दृष्टि है। बैठेंगे तो मंगल खराब माना जाएगा। उसको फिर गुस्सा बहुत आएगा, झगड़ा बहुत हो जाएगा, विवाद बहुत जल्दी हो जाएगा, बनेगी नहीं लोगों के साथ उनकी, है ना। कोई भी काम करेंगे बड़ा जोर लगा के जोर शोर से शुरू करेंगे, फिर बंद कर देंगे या ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये मंगल पद को दिखाता है। ओके सर, थैंक यू। गुरु जी इसमें दृष्टि का और आप एक बार बता देंगे प्लीज। सर बताऊंगा ना शिवांगी जी, मैं सारा बताऊंगा। आज क्लास खत्म नहीं हो रही है, हैं? खुश मत होना कि आज क्लास खत्म हो जाएगी, आज क्लास नहीं। ये तो मैंने बीच में सिंपल बताया है कि जिन लोगों को बहुत डिटेल में सीखना होगा उनके लिए हम एक सेशन चालू रखेंगे अलग से, लाल किताब वालों के लिए, जो बहुत ही मिनिमम पर मंथ के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा और वो देते रहिएगा और उसको एंजॉय करते रहिएगा, जिसमें एग्जाम्पल्स कुंडलियां दी जाएंगी और बहुत डिटेल से चर्चा होगी, है ना। तो स्टार्ट अभी करें? तो इसमें मैंने अभी कुछ चीजें करवानी है अभी, सर बेशक कब से 15 स्टार्ट करें? अभी करेंगे, कोई बात नहीं उसके, अभी तो इसको तो पूरा होने दो, इसको पूरा सर कर। मेरा एक सवाल है। हाँ ज्योति जी हाँ बताइए। सर, जैसे कि आपने बताया था कि सूर्य और बुध और ये बुध और मंगल, सूर्य और बुध मंगल ने एक हो जाएगा और बुध और मंगल शनि हो जाएंगे। तो अगर ये तीनों एक ही भाव में या एक ही घर में आते हैं, क्या इसमें मंगल और शनि दोनों के ही हमें रिजल्ट देखिए देखने को मिलेंगे? इसको भी लाल किताब में देखने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है, इसमें समझाया गया लाल किताब में, जब दो या दो से अधिक ग्रह मिलेंगे कि 3 ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनका क्या रिजल्ट आएगा, 5 ग्रहों अगर एक साथ बैठे हों जिसे ग्रहों की पंचायत कहा गया है वो बैठे तो क्या तरीका है। और एक तरीका ये है जो कॉम्बिनेशंस बना बना करके करना है कि ये भी बैठा है, तीसरा ये भी बैठा है, तो इसका इसके साथ होगा क्या होगा, इसका साथ इसका साथ क्या होगा, तो वो लिखने पड़ेंगे आप, है ना। वो लिख लिख करके देखिए कि तो क्या सर क्या इसमें कॉम्बिनेशन। बोलिए बोलिए। नहीं, अगर सूर्य बुध मंगल एक साथ है तो इसमें क्या हम मंगल और शनि दोनों का वहां पे जो प्रेजेंट है वो महसूस करेंगे कि दोनों यहाँ पे बन गए हैं? राहु उच्च का माना जाएगा, बन तो गए हैं तो राहु में उच्च के रिजल्ट होंगे, ठीक है। सर पर इसमें राहु की बात कहाँ से आ गई सर? मंगल और शनि हो गए इसलिए राहु हो गया? मंगल और शनि एक साथ अगर बैठे होंगे तो राहु बनेगा। राहु बनावटी, आपने मनसूई यानी क्लास में नहीं आए थे कि पीछे आए थे तो दोबारा से सुनना पिछले वीडियो को, जब मैंने मनसूई ग्रह के बारे में डिटेल से समझाया था, है ना। इसका नाम हाँ मनसूई सर, ग्रह पिछला आप वीडियो आपको मैं क्लास में नहीं थी। हाँ सर इसीलिए आज भी बताया मंगल और शनि एक साथ होंगे तो राहु बनता है, उच्च का राहु। नहीं, वो कह रहे हैं मैं पिछली हाँ क्लास नहीं, में नहीं आज थी, वाला कोई तो बात मैंने नहीं। सुना। आप है Concept ना नहीं उस था। वीडियो को पीछे के वीडियो आज को आपने देखेंगे तो बताया बुध और मंगल। कोई बात नहीं। ज्योति जी आज की भी नहीं, आज आज की आपने क्लास बताया को बुध और मंगल। अभी के लिए रहने दीजिए, पिछले वीडियो को देखिए, क्योंकि आज की हाँ। क्लास जब तक समझ में नहीं आएगी और आपको, जब सर तक पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे। सर नहीं, आज की समझ में आई सर मुझे। आज की तो समझ में हाँ आ गई, सर, मैं ज्योति ये जी क्या से उसका कंसेप्ट पिछली क्लास में बताया था। जी सर। सर मेरा दो सवाल और था सर। एक तो अपने राहु और केतु की युति जो बताई कॉम्बिनेशन, ये तो सर वर्ष फल में ही होगा सिर्फ? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। और सर आपने कहा था कि हाँ, और सर तीसरा सवाल कि सर आपने कहा कि जब दो ग्रह मिलते हैं तो उससे जो तीसरा बद होता है या अच्छा बनता है, तो सर ये जो ओरिजिनल ग्रह जो हमें पहले से अच्छा मिला हुआ रहता है उसमें तो अगर अच्छा होता है तो वो डबल हो जाता है पावर, डबल और प्रॉफिट हो अगर जाता खराब होने से उससे हमारा ओरिजिनल में इफेक्ट आता है, और अगर वो है। खराब अगर रिजल्ट देता ओरिजिनल है तो वाला, जो हमारा सिंपल ओरिजिनल है दोबारा उसी पे समझ असर लीजिए, देगा। दोबारा समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, रिपीट करवा रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर ओरिजिनल खराब हो और जो मसनूई से जो मिलकर के नया जो आया है तो ऑटोमेटिक हमें उसका सपोर्ट मिल जाएगा, उसकी मदद मिल ओके जाएगी। सर। समझ गया तो सर मतलब, और सर ओरिजिनल में, हाँ ओरिजिनल में कुछ खराब ग्रह बन रहा हो जो हमें नुकसान दे रहा है तो वो हमारा ओरिजिनल भी खराब कर देगा? नहीं, ओरिजिनल जो खराब है वो तो खराब ही है ना। नहीं, शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं गुरुजी कि अगर ओरिजिनल अच्छा है लेकिन जो मसनूई बन रहा है वो खराब है, तो क्या वो ओरिजिनल अच्छे के इफेक्ट को कम कर देगा? जी सर। नहीं, दोबारा बताइए कि ओरिजिनल अच्छा कह रहे हो या बुरा कह रहे हो? ओरिजिनल अच्छा है। हाँ, तो और मसनूई बुरा है।
तो आपके जी। ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अच्छे जी। वाला तो पहले से ही है ना, ये तो जस्ट 2 चीजें दी हैं आपको एक साथ, अच्छा, है उससे ना? खराब नहीं होगा ओरिजिनल। खराब नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी बहन जी बताइए। किस्मत के ग्रह के बारे में पूछना है, जो आपने बताया था कि सेम डे और सेम होरा में होता है, उसको फर्स्ट नंबर पे देखना है कि बाद में देखना है उसको? वो किस्मत का ग्रह है, उसको देखिए जब किस्मत का ग्रह निकालना हुआ। नहीं, अगर उसी दिन में किसी अगर बच्चे उसी का दिन उसी पैदा होरा में, हुआ है और उसी की होरा में है तो किस्मत का ग्रह उसे मानना चाहिए। बस ये ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं समझा, एक दोबारा से मैं इस चीज को करता हूँ। जैसे होरा का जो ग्रह होगा ना, उसका इलाज नहीं हो पाता जल्दी से, तो उसको डायरेक्ट इलाज कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे शाम को 5 बजे से 7 बजे का समय लगभग राहु की होरा का होता है। अब किसी व्यक्ति का जो जन्म समय शाम को 6 बजे है, तो वो राहु की होरा में पैदा हुआ है, तो ये राहु जो है इसे ग्रह फल का माना जाएगा। और वो पैदा हुआ है संडे के दिन, तो संडे यानी कि रविवार, समझ गए? तो सूर्य का तो इलाज बहुत आसानी से कर सकते हो, परंतु राहु का इलाज नहीं कर सकते। और किस्मत का ग्रह क्या था कि अगर संडे वाले दिन पैदा हुआ है तो व्यक्ति का जन्म समय भी सूर्य की होरा में हो तो वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा, यानी कि फिर सूर्य ग्रह उसकी किस्मत का ग्रह माना जाएगा। फिर बात, जैसे कि कोई सोमवार वाले दिन पैदा हुआ तो सोमवार का जो ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा की ही होरा में वो पैदा हो जाए, यानी कि सुबह सुबह 8 से 10 बजे के बीच में वो पैदा हो जाए। अगर 8 से 10 बजे के बीच में उसका जन्म समय होगा और दिन सोमवार होगा, तो 8 से 10 सोमवार की हो रहा है, चंद्र की हो रहा है, और दिन भी चंद्रमा का, तो चंद्रमा उसका भाग्य फल मतलब भाग्य का ग्रह, किस्मत का ग्रह बन जाएगा। अब उस चंद्रमा को बड़ा संभाल करके उस व्यक्ति को रखना होगा, और चंद्रमा की चीजों को अपने पास कायम करके रखना पड़ेगा, और हर हालत में उसको ये प्रयास करना पड़ेगा कि चंद्रमा किसी भी रूप में खराब नहीं होना चाहिए। जितना उम्दा वो अपने चंद्रमा को रखेगा, या बाई चांस कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो, तो उतना ही वो किस्मत का धनी माना जाएगा। ठीक है, ये किस्मत का। गुरुजी, हाँ जी, बस एक छोटा सा, यही होरा जो हमने करी थी सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक की हमने होरा करी थी, हाँ तो ये बीच का टाइम, इसके बाद का टाइम रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, हाँ हाँ, इसमें कैसे अप्लाई होगा? वो रिपीट होता चला जाता है, सेम वैसे ही लॉजिक? रिपीट होगा। हाँ हाँ, अच्छा, ओके ओके। क्योंकि इसमें जैसे आपने चंद्रमा बोला ना, हाँ। इसमें सुबह का जो 8 से 10 है वो सुबह का देखो चंद्रमा जो है, मैंने और सीरीज जो सीरीज लिखवाई थी ना, सीरीज समझ गया, ठीक है। हाँ, थैंक यू। उसमें पहला ग्रह बृहस्पति माना जाता है। जी, सुबह 4 से 6 का। 4 से 6 का, फिर 6 से 8 सूर्य आ जाएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा आ जाएगा। जी ठीक है, चलो चलते हैं, आज का पूरा हुआ, और कल फिर हम 7:30 बजे मिलेंगे, नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं लाल किताब की, ताकि रेमेडीज। नमस्कार, धन्यवाद सर। व्हाट्सएप पे। धन्यवाद सर। ओके। धन्यवाद गुरुजी, नमस्कार। धन्यवाद।